बेहतरीन तैयारी के लिए रिवीजन क्लास हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न यानी कि 100 से भी ज़्यादा प्रश्नों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चाहे आप टीजीटी, पीजीटी का रिवीजन कर रहे हो, चाहे फिर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये सभी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। और मैं जानती हूँ बहुत सारे बच्चे सपोर्ट करते हैं वन लाइनर प्रश्नों को क्योंकि यहाँ इसमें कम टाइम भी लगता है, आपका टाइम भी बचता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न भी याद हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, ये कथन किसने कहा है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी के हम बहुत सारे कथनों को करवा चुके हैं। बच्चन जी की सारी बुक के कथनों को करवा चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिएगा, ठीक है? तो सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से, लोक यानी कि पूरी दुनिया से न्यारा है, ये कहा है शुक्ल जी ने। भ्रमर गीत सार नाम से सूरदास के काव्य को किसने संपादित किया है? तो भ्रमर गीत सार नाम से ही आज की जो क्लास है इसमें पूरे हिंदी साहित्य से प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। कोई किस एक काल पर आधारित नहीं है, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरी तरफ से, तो आप बता दीजिएगा मुझे आपको क्लास कैसी लगी। भ्रमर गीत सार नाम से सूरदास के काव्य को संपादित करने का जो काम है ये शुक्ल जी ने किया है। कवितावली का उत्तरकांड कितने छंदों में है? ठीक है, आज थोड़े से मतलब क्वेश्चन अलग टाइप के मिलेंगे। तो कवितावली तो आप जानते ही हैं ये तुलसीदास का है, ठीक है? कवितावली किसकी है? तो ये तुलसीदास की है। और ये इसका जो उत्तरकांड है इसमें भी 7 कांड है, रामायण की तरह, रामचरितमानस की तरह। और इसके उत्तरकांड में कितने दोहे हैं? तो ये 183 दोहे आपको मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बिहारी जी की भाषा, बिहारी की भाषा कैसी है? बिहारी जो कि रीति सिद्ध धारा के कवि हैं और इन्होंने एक रचना लिखी है रीति बिहारी सतसई, जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है बिहारी की रचना, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? बिहारी की रचना है बिहारी सतसई, इसमें दोहों की जो संख्या है ये 713 है। इसमें कहीं-कहीं बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, इसमें 7 से 19 भी बताई जाती है, लेकिन सच बात ये है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कहा है कि इसमें 713 दोहे हैं और इसमें 6 सोरठा हैं। ठीक है, 6 क्या हैं? सोरठ आए, तो कुल मिलाकर 719 बता दिया जाता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की मृत्यु कैसे हुई थी? तो घनानंद ये रीति मुक्त धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं घनानंद। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो अहमद शाह अब्दाली के दूसरे आक्रमण के समय हुई थी, ठीक है? अहमद शाह अब्दाली के दूसरे आक्रमण के समय हुई थी। और ये वृंदावन में थे उस समय, घनानंद ये कहा जाता है। और उस समय अहमद शाह अब्दाली के दूसरे आक्रमण के समय विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार, याद रखना। सकी संप्रदाय में घनानंद ने अपना क्या नाम बताया है? तो इन्होंने बहुगुणी नाम बताया है, नाम याद रखना। कवि बिहारी लाल के पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम था केशव राय, ठीक है? केशव राय नाम याद रखना है। मूल गोसाई चरित के अनुसार तुलसी के प्रथम रचना कौन सी है? तो मूल गोसाई चरित के अनुसार अगर हम बात करें तो ये बेनी माधव दास की रचना है। और ये तुलसी की प्रथम रचना इन्होंने गीतावली को माना है। मोहन राकेश का पूरा नाम क्या है? तो ये मदन मोहन गुगलानी, गुगलानी ने का इनका पूरा नाम है, ठीक है? मोहन राकेश का पूरा नाम क्या है? तो मदन मोहन गुगलानी है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप समझ सकते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये कामता प्रसाद गुरु ने दी है, ठीक है? ये कामता प्रसाद गुरु की है। भाषा विज्ञान जब हमने पढ़ा था तो उसमें कुछ परिभाषाएं हमने देखी थी, कम से कम 10 से 15 परिभाषाएं देखी थी, जिसमें कुछ परिभाषा पाश्चात्य विद्वानों की भी थी जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ठीक है? 500% मैंने करवाए थे, अगर आपने नहीं देखा है, मतलब पूरा डिटेल करवा दिया था, तो ज़रूर देख लीजिएगा। सबकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, लेकिन इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी क्योंकि ये 5000 प्रश्नों की पीडीएफ है टोटल। और ये आपको पू 99 रुपए में एप्लीकेशन से मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चों ने ली है, जाकर आप भी ले सकते हैं। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस माह से किया गया है? तो जायसी का जो नागमती वियोग खंड है इसमें 12 मासा का प्रारंभ आषाढ़ मास से किया गया है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर मन्नू भंडारी की कहानी है यही सच है, इस पर किस नाम से फिल्म बनी है? मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है पर किस नाम से फिल्म बनी है? तो ये रजनीगंधा नाम से फिल्म बनी है। रजनीगंधा फिल्म का नाम तो मैंने भी सुना है, आपने देखी है नहीं देखी है वो बताना, ठीक है? हमने देखी तो नहीं है। कवियों के कवि, मूड्स के कवि, बातों के कवि के रूप में किस कवि को जाना जाता है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये दूसरे दूसरे सप्तक में शामिल हैं शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है?
दूसरा सप्तक में ये शामिल है, याद रखना। शमशेर बहादुर सिंह 1911 में आपका जन्म हुआ था। आगे है, कविता वर्धिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कविता वर्धिनी सभा की जो स्थापना है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और मिलता है हमें, भाषा संवर्धनी सभा। भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये बाबू तोताराम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जैनेन्द्र कुमार का मूल नाम क्या है? तो आनंदी लाल है। मूल नाम, उपनाम और उपाधियां जो मिली होती हैं उनसे प्रश्न बहुत बनते हैं, तो इनको अच्छे से याद रख लेना। आनंदी लाल है जैनेन्द्र कुमार का, बिल्कुल ही अलग है ना, पहचान में नहीं आएगा अगर पेपर में आ गया तो। साहित्य अकादमी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा 1954 ईस्वी में दिल्ली में की गई थी, है ना। यशपाल जी का उपन्यास है झूठा सच, इस पर किस नाम से फिल्म बनी है? तो ये फिल्म बनी है खामोश पानी के नाम से। ये फिल्म झूठा सच देश विभाजन पर आधारित है और ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, 1958 और 60, ठीक है, याद रखना। आगे है, हिंदी में इंटरव्यू विधा के प्रवर्तक किसको माना जाता है? इंटरव्यू या फिर साक्षात्कार, इसको आप बोल सकते हो। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। तूफानों के बीच नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये रिपोर्टाज है ना, और ये रिपोर्टाज रांगीर राघव के द्वारा लिखा गया है 1941 ईस्वी में। युद्ध यात्रा नाम से रिपोर्टाज किसने लिखा है? तो ये रिपोर्टाज है, याद रखना, ये धर्मवीर भारती ने लिखा है, वो भी 1972 ईस्वी में। हिंदी का पहला रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा, ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? ठीक है, लक्ष्मीपुरा किसका है ये तो आप जरूर जानते होंगे, है ना। ये इजी क्वेश्चन हो जाता, लेकिन हमने थोड़ा सा और डिटेल में लाने के प्रयत्न हम कर रहे हैं। रूपाव पत्रिका में, जो कि 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और ये सुमित्रा नंदन पंत जी इसके संपादक रहे हैं रूपा पत्रिका के, अभी याद रखना। ठीक है, लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज किसका है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको जरूर पता होगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिए अभी। पेरिस के नोट्स नामक रचना की विधा क्या है? तो ये रिपोर्टाज है, जो कि राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है, पेरिस के नोट्स, ठीक है। ये रिपोर्टाज है, याद रखना, ये रिपोर्टाज शैली में है, ना कि यात्रा वृत्तांत। 30 दिन मालवीय जी के साथ, ये संस्मरण किसने लिखा है? तो राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है 1942 ईस्वी में। चिड़िया रैन बसेरा नामक संस्मरण किसने लिखा है? चिड़िया रैन बसेरा, ये संस्मरण किसका है? तो विद्यानिवास मिश्र जी ने लिखा है 2002 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आगे आपको बहुत सारे प्रश्न अच्छे-अच्छे देखने को मिलेंगे, तो उम्मीद करती हूँ, ये गुजारिश है आपसे कि आप वीडियो को स्किप ना किया करें, ठीक है। आप स्किप करके देखोगे या बहुत ज़्यादा स्पीड में देखोगे, तो आपको देखो जो चीज़ें हैं ना वो याद नहीं हो पाएँगी। अगर आप टाइम दे रहे हो तो कम से कम चीज़ें को याद करके जाओ। उपनिवेश में स्त्री नामक आलोचना किसने लिखी है? तो ये प्रभा खेतान ने लिखी है। ठीक है, उपनिवेश में स्त्री नामक आलोचना किसकी है? प्रभा खेतान की है। किस आलोचक की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है? तो ये डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना माना जाता है, कहा जाता है, याद रखना। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, ये किसके द्वारा लिखा गया आलोचनात्मक ग्रंथ है? तो ये ग्रंथ लिखा है मुक्ति बोध ने। ठीक है, आज इसमें साहित्य की सभी विधाओं से प्रश्न है। आगे देखते हैं, आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ठीक है, आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक। हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य किसे माना जाता है? तो ये आचार्य हजारी और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है प्रथम लोकवादी आचार्य। आगे हमारा क्वेश्चन है, कितने बजे हैं बबूल और कैक्टस, घर परिवेश, छोटे छोटे सुख, ये सभी निबंध संग्रह हैं। निबंध संग्रह किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो रामदरस मिश्र जी ने लिखे हैं। ठीक है, आपने अगर नहीं देखा ना हो तो हिंदी साहित्य का फुल कंटेंट वन लाइनर के माध्यम से मैंने करवाया है, और इसमें हिंदी साहित्य का जो फ्री कोर्स नाम से, फ्री फुल कोर्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप रिवीजन कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो ना, तो अभी भी टाइम है, आप पूरा देख डालिए सभी वीडियोस को, बहुत अच्छे से नोट्स कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अदरवाइज आपको पीडीएफ भी, सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती हैं। ठीक है, कितने बजे हैं, ये सब किसके हैं? तो रामदास मिश्र जी के हैं। श्रद्धांजलि के 2 फूल नामक निबंध किसने लिखा है? तो श्रद्धांजलि के 2 फूल किसने चढ़ाए हैं? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने। ठीक है, ये निबंध है, विधा याद रखना। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील किसके द्वारा कहा गया है? तो ये आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। हिंदी का स्टील है, ठीक है, स्टील बर्तनों वाला स्टील नहीं है, बल्कि स्टील पाश्चात्य विद्वान का नाम है, किसी कवि का नाम है। ठीक है, कसाईवाड़ा और त्रिया चरित्र नामक कहानी किसने लिखी है? तो ये शिव मूर्ति ने लिखी है। सबकी विधा मैंने यहाँ पर लिख रखी है, तो इनको आप अच्छे से देख लेना। भारतीय नारी को आधार बनाकर महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो ये श्रृंखला की कड़ियां।
ठीक है, इसकी जो विधा है वो याद रखना, ये निबंध है और निबंध भी कब लिखा गया था 1942 ईस्वी में। ठीक है, श्रृंखला की कड़ियां, ये निबंध संग्रह है। त्रिवेणी शीर्षक समीक्षा ग्रंथ के लेखक कौन है? त्रिवेणी, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और जो त्रिवेणी नामक समीक्षा ग्रंथ है, ये 3 लोगों की समीक्षा इसमें की गई, 3 कवियों की, जिसमें सूर, जायसी और तुलसी का नाम आता है। ठीक है, वह कवि जिसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक नाटक का प्रतिमान निर्धारित किया, वो कौन है? तो ये है तुलसीदास। ठीक है, साहित्यिक नाटक का प्रतिमान किसने आधारित किया है? शुक्ल जी ने, जिसके आधार पर, तो वो तुलसीदास जी हैं। सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर इन्होंने इन्हीं के बारे में बताया है। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो अरमाइक लिपि से मानी जाती है। आगे प्रगीत काव्य में प्रधानता किसकी होती है? तो संगीतात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति की होती है। नेक्स्ट है चंपू के भेद कौन कौन से होते हैं? तो विरुद्ध और करम्बक 2 भेद होते हैं। प्रबंध काव्य के भेद कौन से हैं? तो महाकाव्य तथा खंड काव्य हैं। प्रबंध काव्य के 2 भेद। बिहारी सतसई पर अमर चंद्रिका शीर्षक से टीका किसने लिखी है? तेज सुरती मिश्र ने लिखी है। ठीक है, बिहारी सतसई पर अमर चंद्रिका नाम से टीका लिखी है किसने? सुरती मिश्र ने। सभी इनकी टीकाएं वगैरह आप कर लेना, करवा दी है मैंने। तो बिहारी सतसई पर लल्लू लाल द्वारा लिखी गई टीका का शीर्षक क्या है? तो ये लाल चंद्रिका नाम से इन्होंने लिखा था, लल्लू लाल। ठीक है, ये वही है जो फोर्ट विलियम कॉलेज में मुंशी थे, भाषा के अध्यापक थे। सिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, इस उक्ति में सिवा से तात्पर्य क्या है? तो ये शिवाजी हैं, महाराज शिवाजी जो उस समय के राजा थे, है ना, हिंदू प्रतिनिधि राजा थे ये। और सिवा का नाम इसमें यही है ना। वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये कथन किसका है? तो ये आचार्य शुक्ल जी का है। और इनका जो निबंधक क्रोध, उसका ये कथन है। अधैर्य का कवि किसको कहा जाता है? समय सूर्य भी इनको कहा जाता है, समय सूर्य। ठीक है, समय सूर्य। और अधैर्य का कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर जी को। आगे जाति का विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जाति का विनाश ये पुस्तक आपने लिखी है। आगे है धर्म कथा, पुराव्रत या पुरा कथा के लिए आलोचना शब्दावली का शब्द कौन सा है? तो ये मिथक है। ठीक है, धर्म कथा, पुराव्रत या पुरा कथा के लिए आलोचना शब्दावली का शब्द क्या है? तो ये मिथक। आलोचना को क्या कहते हैं? मिथक कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कला और सहज अनुभूति को अभिन्न मानने वाले पाश्चात्य विचारक कौन है? तो ये बेनेडिक्टो क्रोचे। ठीक है, कला और सहजानुभूति को अभिन्न मानने वाले पाश्चात्य विचारक क्रोचे हैं। और क्रोचे को आप जानते हैं, ये अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। लिरिकल बैलेड्स के पाश्चात्य काव्य में प्रवर्तन किसका होता है? तो ये स्वच्छंदतावाद का है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। ठीक है, ये स्वच्छंदतावाद का जो कवि है वो श्रीधर पाठक को प्रवर्तक मानते हैं। नंद दुलारी वाजपेयी को हिंदी आलोचना में क्या माना जाता है? तो ये इनको भी इनको सौष्ठववादी आलोचक के रूप में माना जाता है। ठीक है, सौष्ठववादी आलोचक कहा जाता है, इनको याद रखना। आगे हालावाद के प्रवर्तक कौन है? तो ये हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन। इनको आपने अगर अभी तक कभी भी डिटेल में नहीं पढ़ा है ना, ज्यादातर किताबों में आपको ये डिटेल में नहीं मिलते या फिर यूट्यूब पर भी नहीं पढ़वाए जाते, तो मैंने ये डिटेल में पूरा कंटेंट करवाया है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, हालावाद, ये सब करवाया है ना। नवगीत के प्रसिद्ध नायक कवि कौन है? तो ये वीरेंद्र मिश्र हैं। प्रमुख नवगीतकार कवि कौन है? तो इसमें राजेंद्र प्रसाद सिंह, वीरेंद्र मिश्र, देवेंद्र शर्मा, कैलाश गौतम और शांति सुमन का नाम आता है। ठीक है, ये प्रमुख नवगीतकार के नवगीत कवि हैं, याद रखना। काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है, ये कथन किसका है? तो ये है अरस्तु का। ठीक है, काव्य शास्त्र के भी कुछ क्वेश्चन है इसमें। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक हैं, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। ठीक है, हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक कौन है? ये रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। नानक दर्शन का सार तत्व क्या है? तो ये है जपूजी ग्रंथ। जपूजी नामक जो ग्रंथ है गुरु नानक का है। ठीक है, आगे तुलसीदास दार्शनिक मत से प्रभावित हैं। किस दार्शनिक मत से प्रभावित हैं? तो ये है विशिष्टाद्वैतवाद। और विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? तो ये है रामानुजाचार्य का। ठीक है, राम के भक्त थे वैसे भी तुलसीदास जी, तो ये रामानुजाचार्य का मत है, याद रखना। तुलसीदास को अकबर से भी महान और अपने युग का महापुरुष किसने कहा है? तो ये कहा है विंसेंट स्मिथ ने। ठीक है, विंसेंट स्मिथ ने कहा है तुलसीदास को अकबर से भी महान बताया है। आगे है तुलसीदास को धर्म ध्वज कहने वाले कौन है? तो ये चतुर्सेन शास्त्री हैं। तुलसीदास को धर्म ध्वज कहने वाले कौन है? तो ये चतुर्सेन शास्त्री हैं।
जीव और ब्रह्म एक हैं। ये किसके अनुसार एक हैं? अद्वैतवाद के अनुसार, ठीक है? अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वो कौन थे? तो ये थे शंकराचार्य, ठीक है? और द्वैतवाद की बात करें तो वो थे मध्वाचार्य। कविता के लिए खड़ी बोली पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो ये की है अयोध्या प्रसाद खत्री ने। भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना हुई किसके द्वारा? और ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुई थी, ठीक है? पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना। आगे नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रंगपीठ कहते हैं। रंगपीठ या इसे क्या कहते हैं? नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है, ठीक है? रंगमंच के अगले स्थान पर जहाँ पर होता है वो रंगपीठ कहलाता है, जहाँ पर मतलब बच्चे नाच रहे हैं या गा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ना जहाँ पर अभिनय चल रहा है वो रंगपीठ कहलाता है। यवनिका रहती है, यवनिका कहाँ पर रहती है? तो ये रंगशीर्ष और रंगपीठ के मध्य में रहती है। रंगशीर्ष और रंगपीठ के मध्य में ये अभिनय मतलब जहाँ पर होता है नाटक के तत्व हैं, ठीक है? रंगशीर्ष और रंगपीठ के मध्य में यवनिका रहती है, याद रखना। और यवनिका पता है किसको बोलते हैं? यवनिका किसको बोलते हैं? यवनिका बोलते हैं पर्दे को। आपने देखा होगा कि जब हम स्टेज वगैरह होता है तो उसपे पर्दा खुलता है, पर्दा बंद होता है, ठीक है? तो ये रंगशीर्ष सबसे पहले रंगशीर्ष होता है, पर्दे के आगे का जो स्थान है और फिर बीच में यवनिका रहती है ना? पर्दे लगे रहते हैं, है ना? आपने किसी नाटक वगैरह को देखा होगा, इस तरह के मतलब पर्दे होते हैं, आगे कोई खड़ा होकर के अपना कुछ बोलता है, कुछ स्पीच देता है, बोलता है, पीछे से मतलब कौन आने वाले हैं अब हमारे सामने, वो सबसे बड़े कलाकार आने वाले हैं। ऐसे जो भी मतलब वहाँ पर बोलते हैं, है ना? एंकरिंग करते हैं और उसके बाद में जो होता है वो रंगपीठ होता है जहाँ पर अभिनय किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है? ये रंगमंच के क्या हैं? नाम हैं। मतलब अलग-अलग स्थान है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? पर्दे के पीछे का उस पर्दे के पीछे की बात हो रही है जो रंगमंच हो गया। रंगमंच पे के पीछे जो पर्दा होता है मतलब पीछे का जो स्थान होता है ना? जिसके पीछे बहुत सारे ढोलक वादन करने वाले और सब बैठे रहते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, उसको बोलते हैं नेपथ्य। नाट्य वृत्तियां हैं, नाट्य वृत्तियां चार हैं, चारों के नाम हैं, चार नाट्य वृत्तियां हैं, भारती, कैसिकी, सातवती और आरभटी। राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति करने वाली कहानी कौन सी है? तो ये गदल कहानी है। और ये गदल कहानी किसकी है? तो रांगीर राघव की कहानी है। नाटक को पंचम वेद कहने वाले कौन है? तो ये भरत मुनि ने कहा है, नाटक को पंचम वेद की संज्ञा दी है। नाटक को क्या बल्कि ये नाट्य शास्त्र को इन्होंने दी है जो इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था। किसी आदर्श पात्र के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुत करने वाले काव्य ग्रंथ को क्या कहते हैं? तो ये खंड काव्य कहते हैं, ठीक है? किसी आदर्श पात्र के जीवन मतलब पूरा जो जीवन आधारित जिस पर रहता है वो होता है प्रबंध काव्य, ठीक है? जिसमें शुरू से लेकर लास्ट तक की कथा वर्णित होती है, लेकिन उसके किसी एक अंग के बारे में, एक अंश के बारे में कथा कहा कह दी जाए तो वो खंड काव्य कहलाता है। किसी एक खंड के बारे में बताया जाए। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1833 ईस्वी में हुई थी। कलकत्ता यानी कि कोलकाता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो ये 1817 ईस्वी में हुई। ज्ञान प्रकाश समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये आगरा बुक सोसाइटी से ही होता था। काव्य आंदोलनों का सही क्रम आपको बताना है। तो काव्य आंदोलनों का सही अनुक्रम क्या है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता इसके बाद आती है, ठीक है? आगे निबंध को व्यक्ति की स्वाधीनता की उपज किसने कहा है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। वह कथाकार जिन्हें पहाड़ों का प्रेमचंद कहा जाता है। पहाड़ों का प्रेमचंद किसको कहा जाता है? तो ये विद्यासागर नौटियाल को कहा जाता है, ठीक है? विद्यासागर नौटियाल। आगे रामचंद्र वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक कोसकार के रूप में प्रसिद्ध है रामचंद्र वर्मा। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी में से खड़ी बोली को प्रधानता देने में सबसे अधिक योगदान किसका रहा है? तो ये आर्य समाज का रहा है, ठीक है? आर्य समाज का रहा है, याद रखना। और आर्य समाज की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1875 ईस्वी में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। आगे हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले विद्वान कौन है? तो ये भी दयानंद सरस्वती हैं। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? वियोगी हरि के नाम से जिनको हम जानते हैं उनका वास्तविक नाम क्या है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा हरि प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हरि प्रसाद द्विवेदी उनका वास्तविक नाम है। वियोगी हरि द्वारा रचित महात्मा गांधी पर आधारित पुस्तक कौन सी है? तो ये श्रद्धा के कण। ठीक है, आज के प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर बताना। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसकी पीडीएफ आपको मतलब इसकी क्या है बल्कि सबकी पीडीएफ वैसे मैंने आपको दी है, पूरा हिंदी साहित्य की पीडीएफ दे रखी है।
लेकिन इसमें 5000 प्रश्न है इस पीडीएफ में, तो आपको ये मिलेगी 99 रुपए में, वो भी कहाँ से? एप्लीकेशन से, ठीक है? वैसे बहुत सारी पीडीएफ आपको ये डिटेल में सब कुछ आपको मिल जाएगा, कहाँ पर? टेलीग्राम पर, ठीक है? आगे देखते हैं, श्रद्धा के कण याद रखना, जयशंकर प्रसाद का उपनाम क्या था? तो इन्होंने कलाधर नाम से रचनाएँ करते थे और जिसे बचपन में झारखंडी कहा जाता था, और वो थे जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इन्हें बचपन में झारखंडी नाम से कहते कहा जाता बोला जाता था। शैलेश मटियानी का पूरा नाम क्या है? तो ये रमेश सिंह मटियानी शैलेश। ठीक है, रमेश सिंह मटियानी शैलेश इनका नाम है। त्रिशूल उपनाम से कविता कौन लिखते थे? तो ये गया प्रसाद शुक्ल सनेही लिखते थे। राष्ट्रीय कविताएं जो होती थी, इनकी राष्ट्रीय प्रकार रचनाएं जो होती थी, उनको त्रिशूल नाम से लिखा करते थे। ठीक है, शिवानी का मूल नाम है, शिवानी जिनकी हम रचनाएँ पढ़ते हैं कहानीकार के रूप में या फिर उपन्यासकार में, तो ये गौरा पंत इनका मूल नाम था। ब्रज कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये सत्यनारायण कवि रत्न है, जिन्होंने भ्रमरदूत लिखा था। बाकी बहुत सारी रचनाएँ हैं। रामानंद की वह पुस्तक कौन-सी है जिसमें उन्होंने अपनी पूरी गुरु परंपरा का वर्णन किया है? तो ये श्री रामार्चन पद्धति। मीरा की भक्ति किस प्रकार की है? तो माधुर्य भाव की है। ठीक है, मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है, जबकि तुलसीदास की जो भक्ति है वो दास्य भाव की है ना? और सूरदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो वो साक्य भाव की है ना? साक्य या फिर माधुर्य उनकी मतलब वो तो क्या बनते थे, उनके अपने अपने आप को उनके क्या समझते थे? बेटे के रूप में समझते थे, है ना? सखी के रूप में समझते थे। वृंदावन में मीरा की मुलाकात जिस कृष्ण भक्त कवि से हुई, वे कौन थे? तो ये जीव गोस्वामी हुए थे, ठीक है? वृंदावन में जब मीरा पहुँच गई थी, तो उनकी मुलाकात किससे हुई थी? ये हुई थी जीव गोस्वामी जी से, जो कृष्ण के भक्त थे। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति के लिए कौन-सा ग्रंथ लिखा गया? तो ये हनुमान बाहुक लिखा गया था। तुलसीदास की वह रचना कौन-सी है जो कली काल से मुक्ति पाने के लिए लिखी गई? तो ये विनय पत्रिका है, जिसके अंदर 279 पद हैं। ठीक है, 279 पद है इसमें। दंडी, भामा और उद्भट कौन है? तो ये अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं। ठीक है, दंडी, भामा और उद्भट तीनों का नाम आता है, अलंकार संप्रदाय से संबंधित हैं। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में पदों की संख्या कितनी है? तो 279 है, वो बता दी मैंने पहले ही। फारसी काव्य शैली है सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? तो ये अमीर खुसरो हैं। एक मान्यता के अनुसार सिकंदर लोदी ने कबीरदास को किसके कहने पर जंजीरों में बांधकर गंगा में डुबोया था? तो ये शेख तकी के कहने पर डुबोया था। और शेख तकी कौन माने जाते हैं? जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, वो कबीरदास का जो गुरु है वो शेख तकी को मानते हैं, जबकि इनके गुरु के रूप में रामानंद को जाना जाता है। आगे कबीरदास दिल्ली सल्तनत के जिस शासक के समकालीन थे, वे कौन थे? तो ये सिकंदर लोदी थे, ठीक है, जिन्होंने गंगा में डुबाया था। कबीरदास वाराणसी यानी कि बनारस के पंचगंगा घाट पर रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे, ठीक है। तभी इन्हें गुरु के दक्षिणा मिली थी, मतलब गुरु उन्हें अपना बना लिया था इन्होंने। घूरे का लत्ता बीने कनातन का डोल बांधे, जैसा शीर्षक किसने दिया है अपने निबंधों का? तो ये प्रताप नारायण मिश्र ने दिया है। कहाँ करुणा ने दी केशव सो, ये पंक्ति है नील देवी नाटक की, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो जयशंकर प्रसाद को जो नाटक है चंद्रगुप्त 1931 में प्रकाशित हुआ था, उसमें से लिया गया है, जिसे कार्नेलिया के द्वारा गाया गया है। ठीक है, कार्नेलिया इसमें एक पात्र है। नंददास द्वारा रचित रास पंचाध्यायी में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो ये रोला छंद है। ठीक है, नंददास है कि रास पंचाध्यायी के आधार पर ही इनको जड़िया कवि की उपाधि दी गई है शुक्ल जी के द्वारा। पाली भाषा में प्राकृत का जो रूप था, उसका विकास जिन 3 शाखाओं में हुआ, वे कौन-कौन सी हैं? तो ये सौरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री। ठीक है, पाली भाषा का प्राकृत में जो रूप था, उसके ये 3 शाखा याद रखना। कुमाऊनी कवि गुमानी का जन्म स्थान गुमान कवि, ठीक है, कुमाऊनी कवि हैं, गुमान कवि। गुमानी का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो ये काशीपुर उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। आगे न्योली लोकगीत कहाँ से संबंधित है? तो ये उत्तराखंड से संबंधित है। काशिका कहा जाता है किसको? बनारस की बोली को काशिका कहा जाता है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मद्रास के अंदर है। दीदी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ठाकुर श्रीनाथ सिंह से। हिंदी पत्रकारिता की क्लास मैंने अभी 4-5 दिन पहले करवाई है, अगर नहीं देखी हो तो ज़रूर देख लेना। बहुत सारे प्रश्न वहाँ से बनते हैं, पत्रिकाओं से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दीदी पत्रिका के जो संपादक थे वो थे ठाकुर श्रीनाथ सिंह। विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधक था इस वेष्टि का अभिमान, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये अज्ञे द्वारा रचित है। ठीक है, विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधक था इस वेष्टि का अभिमान, ये काव्य पद्धति किसकी है? अज्ञे द्वारा रचित है। रासव शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मानी है।
रसायन शब्द से, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का वह नाटक कौन सा है जो प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? तो ये भारत दुर्दशा नाटक है जो कि 1880 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है, भारत दुर्दशा। खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो ये जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। अपभ्रंश भाषा का मुख्य छंद दोहा या दोहा कहते हैं। लाल पसीना अभिमन उपन्यास के लेखक कौन है? तो अभिमन्यु अनंत है, ठीक है, अभिमन्यु अनंत है। लाल पसीना नामक लेखन इन्होंने, लाल टीन की छत नाम से भी एक रचना मिलती है जो कि निर्मल वर्मा की है। देखिए, मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर कथन है डाउट करो, ठीक है। ये रामविलास शर्मा जी कहते हैं जो कि मार्क्सवादी के कवि के रूप में जाने जाते हैं, और ये कहते हैं, इन्होंने कहा है कि मार्क्सवाद हमें ये सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो, है ना, हर चीज पर डाउट करो भाई, है ना। शशि और सरस्वती किसके पात्र हैं? तो अज्ञे द्वारा रचित उपन्यास है शेखर एक जीवनी, ठीक है, शशि और सरस्वती इसी के पात्र हैं। आम्रपाली नाटक के रचनाकार कौन है? आम्रपाली तो ये है राम वृक्ष बेनीपुरी। वह पश्चिमी विचारक कौन है जिन्होंने भाव दमन को अनिष्टकर माना है? अनिष्टकर तो ये अरस्तु ने माना है। आचार्य विश्वनाथ हैं वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं। आचार्य विश्वनाथ जी। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल है। ये प्रगतिवाद के कवि हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सखा प्यारे कृष्ण के, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, सखा प्यारे कृष्ण के और गुलाम राधा रानी की पंक्ति किसकी है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित पंक्ति है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित पंक्ति है, इसको याद रखना। नेक्स्ट, रसखान के गुरु कौन थे? तो गोस्वामी विठलनाथ जी, जो कि मुस्लिम धर्म से संबंधित होते हुए भी ये कृष्ण के भक्त कवि थे। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य मंच को क्या माना है? तो इन्होंने 3 प्रकार का माना है नाट्य मंच को। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अंग्रेजी से अनुदित नाटक कौन सा है? तो ये दुर्लभ बंधु है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती लेखन ग्रंथ लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये उर्दू में पुस्तक लिखी हुई थी मुसद्दसे हाली, ठीक है, इससे प्रेरणा मिली थी। प्रेम का पयोधी तो उमड़ता है सदा ही निस्सीम भू पर, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये निराला जी हैं। आगे, कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, ये कथन किसका है? तो ये नाभादास का कथन है, ठीक है। कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, ये कथन है नाभादास का। अपभ्रंश को प्राकृता भाष हिंदी किसने कहा है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। हवकी ना बोली बा ठवकी ना चली बा, धीरे धरवा पाँव, ये पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये गोरखनाथ है, ठीक है, गोरखनाथ है जो कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अस्त्रीय जन्म काई दीघऊ महेश, अवर जन्म थारई घना रे नरेश, इस काव्य पंक्ति का संबंध किससे है? तो ये है बीसल देव रासो से, ठीक है, जो कि नरपति नाला की रचना है। नरपति नाले की रचना है बीसल देव रासो, जो कि एक श्रृंगारिक गेय काव्य है। मित्र संवाद शीर्षक पत्रों का संग्रह है। ये रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच पत्राचार होता था, ठीक है। मित्र संवाद नाम से ये शीर्षक जो पत्र निकलते थे वो रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच में थे। जायसी द्वारा रचित ग्रंथ है आखिरी कलाम, इसका प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो ये इस्लाम दर्शन है। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो हित तरंगिनी है, ठीक है। कृपाराम के द्वारा हित तरंगिनी लिखी गई है, याद रखना, जो कि नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है। दिन भर रोजा रहते हैं रात हनते गाय, यह तो खून में बंदगी कैसे खुशी खुदाए, ये पंक्ति किसकी है? तो ये कबीरदास की पंक्ति है। कबीरदास जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों को उनके अंधविश्वासों के लिए फटकारा था, है ना, जो वो फालतू के ड्रामे करते थे उनके लिए फटकारा था। माँ श्वेता बागेश्वरी ब्राह्मी शारदा वीणा पानी भारती और इला, ये शब्द किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सरस्वती के पर्यायवाची हैं सारे शब्द। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये तिरोभाव होता है आविर्भाव का विलोम शब्द। इसमें कलापी शिखंडी मयूर शिव शिव सुत वाहन ध्वजी केकी सारंग नीलकंठ हरि, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द है? ये मोर के पर्यायवाची हैं भाई, सभी को याद रखना। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, ये प्रसाद के किस नाटक का कथन है? तो ये चंद्रगुप्त नाटक का कथन है। हिंदी साहित्यकार में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? तो ये एक निबंधकार के रूप में है। इन्होंने अपने जीवन में केवल 6 निबंध लिखे थे, ठीक है, जो कि हम कल ही निबंध पढ़े हैं। निबंधों का हमने बहुत ही अच्छे से रिवीजन किया है और आपने जरूर ऑडियो देख ली होगी, नहीं देखी है तो देख लेना, है ना। मोहन राकेश के आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है? तो ये सावित्री है, ठीक है। आधे अधूरे जो इनका नाटक है
ये आप जानते हैं। अ, मोहन राकेश का आधा अधूरा नाटक ये पारिवारिक समस्या पर आधारित है, ठीक है? परिवार में जो समस्याएँ आती हैं, आर्थिक समस्या से व्यावहारिक समस्याओं पर आधारित है। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? तो ये तद्धित प्रत्यय है पांडव। पांडु किसी का नाम है, ठीक है? पांडु क्या है? किसी का नाम है और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ में जो प्रत्यय लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? तो तत्पुरुष समास कहा जाता है। शोकाकुल में कौन-सा समास है? तो ये तोता तत्पुरुष समास है। शोकाकुल, शोक से व्याकुल, ठीक है? शोक से व्याकुल जिसमें विभक्ति का लोप हो, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रसिद्धि प्राप्त है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी का नाम जाना जाता है। कामना, विशाख, अजातशत्रु, विशाख और चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विस्कंदगुप्त ये सारे नाटक है जो इतिहास से संबंधित रखते हैं, है ना? नाम से ही पता चलता है। साईं केशव जीव है, कीरी कुंजर दो, ये पंक्ति किसकी है? तो ये कबीरदास की पंक्ति है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं वचन, जबकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, ठीक है? आगे मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान-प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा की ये परिभाषा किसने दी है? तो ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने दी है। अपभ्रंश भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो ये हुआ है प्राकृत भाषाओं से। ठीक है? अपभ्रंश भाषा का जो विकास है वो कैसे हुआ है? प्राकृत भाषाओं से हुआ है। ट्रेनिंग शब्द का पारिभाषिक शब्द क्या है? तो ये प्रशिक्षण कहते हैं ट्रेनिंग को। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो पूर्वी हिंदी के। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये 3 ही बोलियाँ हैं जो कि पूर्वी हिंदी से संबंधित हैं। आगे है मुख कमल समीप सजे थे, 2 किसले दर पुरैन के। इन पंक्तियों में कौन-सा अलंकार है? तो इनमें रूपक अलंकार है, ठीक है? मुख कमल क्या है? मुख कमल। मुख को किसके समान बताया? कमल के समान, ठीक है? अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो ये क्रोचे हैं। नेक्स्ट है काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ये उद्भट ने लिखा है काव्य अलंकार संग्रह। आगे है उड़ते चलो ये यात्रा वृतांत किसकी कृति है? तो ये रामरक्ष बेनीपुरी जी की है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती ये संस्मरण है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। वे दिन वे लोग संस्मरण किसका है? तो ये शिवपूजन साय ने लिखा है वे दिन वे लोग। महादेवी वर्मा ने गौरा नामक संस्मरण किस जानवर पर आधारित लिखा है? तो ये गाय पर आधारित लिखा है। जंगल के जीव किसकी संस्मरणात्मक कृति है? तो ये श्री राम शर्मा की कृति है। श्री राम शर्मा, ठीक है? जंगल के जीव ये शिकार संबंधी रचनाओं के जो है प्रवर्तक भी माने जाते हैं। कस्तूरी कुंडल बसई आत्मकथा किसकी है? तो ये मैत्रेयी पुष्पा ने लिखा है कस्तूरी कुंडल बसई। रस सिद्धांत और नई समीक्षा, नई रस सिद्धांत और नई समीक्षा नए संदर्भ ये आलोचनात्मक कृतियां किसकी हैं? रस सिद्धांत अलग है और नई समीक्षा नए संदर्भ अलग है, ठीक है? ये दोनों किसकी हैं? तो ये डॉक्टर नगेंद्र जी की हैं। निराला की साहित्य साधना किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो रामविलास शर्मा जी की है जो कि 1969 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है? निराला की साहित्य साधना। आगे काव्य में अभिव्यंजनावाद, काव्य में रहस्यवाद ये दोनों आलोचनात्मक ग्रंथ किसके हैं? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो नंद दुलारी वाजपेयी जी हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के आगे भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास नामक आलोचनात्मक ग्रंथ किसने लिखा है? तो ये लिखा है रामविलास शर्मा जी ने 2001 ईस्वी में, ठीक है? कि अगर तुलसीदास आलोचनात्मक ग्रंथ के रूप में पूछा जाए तो वो रामविलास शर्मा ने लिखा है और तुलसीदास जो काव्य रचना है वो लिखी है निराला जी ने, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ताई और रक्षाबंधन नामक कहानी किसकी है? तो ये विशंबर नाथ शर्मा की क्या है? कहानियां हैं, ठीक है? ताई और रक्षाबंधन किसकी है? आगे है विशंबर नाथ शर्मा की है। नेक्स्ट है काव्य मीमांसा बाल रामायण बाल भारत कर्पूर मंजरी विदुसाल भंजी का आदि ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो राजशेखर ने लिखे हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था ये कहानी है उसने कहा था जो कि 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। इसका आधार विषय क्या है? तो ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। मृग और तृष्णा नामक कहानी किसकी है? तो ये हरिनारायण व्यास ने लिखी है मृग और तृष्णा, याद रखना। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका किसे स्वीकार किया जाता है? तो ये राजेंद्र बाला घोष यानी कि बंग महिला को कहा जाता है।
कबीर दास को भाषा भाषा का डिक्टेटर कहने वाले भाषा का डिक्टेटर या वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। और डिक्टेटर ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। मुसलमानों के अनुसार कवि के गुरु का नाम था शेख तकी। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। ये कथन किसका है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का परिवर्तन किसने किया है? तो ये संत नामदेव ने किया है। ठीक है। हिंदी साहित्य की परंपरा का जो परिवर्तन है ये संत नामदेव ने किया है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? तो अत्यधिक विरोधी और पुष्प आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है। आगे भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही चला आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिल गया। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है कि मतलब मुगलों के आने से यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ की जो जनता है मुगलों के आक्रमणों से यहाँ की जनता बहुत त्रास-हरास हो गई और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, निराश हो गई। उनको लगा कि अब तो हम हार चुके हैं बिल्कुल, है ना? उनके सामने उनके मंदिर लूटे जा रहे थे, उनका धन लूटा जा रहा था, उनके देश के लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा था। तो उसके बाद वो चुपचाप से बैठ गए, है ना? तो रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि लोग पहले से ही परेशान थे, इसलिए भक्ति आंदोलन जब चला यानी कि भक्ति को फैलने के लिए पूरा स्थान मिल गया, है ना? भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा चल पड़ी, ठीक है? और ये रचनाएँ इसमें होने लगी। आगे है रामचंद्र शुक्ल, मुल्ला दाऊद की चंदायन को लोर कथा के नाम से किसने पुकारा है? ये डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने पुकारा है, ठीक है? मुल्ला दाऊद की जो चंदायन है उसको लोर कथा कहा है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने, जो कि सूफी रचना है। जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक-एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ हैं? तो ये अखरावट है। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी हुई थी। ये जायसी द्वारा पूरी हुई। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे जायसी की पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कृति किसने कहा है? तो विजयदेव नारायण शाही का कथन है। ठीक है। ये जायसी की पद्मावत को कहते हैं। तुलसीदास की कौन सी 5 लघु कृतियों को कौन सी 5 लघु कृतियों को पंचरत्न का दर्जा दिया जाता है, पंचरत्न कहा जाता है? देव वैराग्य संदीपनी, रामलला नेचु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और भरवे रामायण। ठीक है। तुलसीदास की प्रथम और अंतिम रचना किसे माना जाता है? तो एक क्रम से वैराग्य संदीपनी इनकी प्रथम रचना है और कवितावली अंतिम रचना है। तुलसीदास की कौन-कौन सी रचनाएँ जो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं? तो इनकी 6 रचनाएँ हैं टोटल जो ब्रज भाषा के हैं और 6 अवधि की हैं। ठीक है। 12 रचनाओं को माना गया है। वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली, ठीक है? ये सारी रचनाएँ किसकी हैं? ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। रामचरितमानस के किस कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है? तो ये अयोध्या कांड को कहा जाता है हृदय स्थल, याद रखना। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन तुलसी का संपूर्ण काव्य समनव एकी विराट चेष्टा है, ये कथन किसका है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तुलसीदास को उत्प्रेक्षा का बादशाह किसने कहा है? तो डॉक्टर उदय भानु सिंह ने कहा है। ठीक है। तुलसीदास को उत्प्रेक्षा का बादशाह कहने वाले कौन है? ये किसने कहा है? उदय भानु सिंह ने कहा है। ओम जय जगदीश हरे जो आरती हम अपने घरों में गाते हैं वो किसने लिखी है? तो ये श्रीधरराम फिल्लौरी ने लिखी है, याद रखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मत में हिंदी और उर्दू 2 बोली न्यारी-न्यारी हैं। हिंदी इस प्रदेश के लिए हिंदी इस प्रदेश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है ना? ये कथन किसका है? तो ये राजा लक्ष्मण सिंह का है। पारसी की बात हो रही है, पारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है, ठीक है? ये राजा लक्ष्मण सिंह ने कहा है क्योंकि राजा लक्ष्मण सिंह चाहते थे कि पूरी संस्कृत निष्ठ हिंदी हमारे भारत में लागू हो जाए, है ना? आगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु कौन थे? तो राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने और कब दी है? तो ये किसने और कब दी है भाई? 1880 में काशी के पंडित रघुनाथ ने दी है, ठीक है? किसने दी है? पंडित रघुनाथ ने दी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतेंदु जी के किस नाटक में काशी के धर्माडंबर का छाया चित्र मिलता है? तो ये प्रेम जोगिनी में मिलता है, ठीक है?
काशी के ढाई बाह्य आडंबर या धर्म आडंबर का छायाचित्र मिलता है प्रेम जोगिनी में। ये इन्हीं की रचना है। भारतेंदु जी ने कौन-सा नाटक अधूरा था, जिसका राधा कृष्ण दास ने जिसको पूरा किया? भारतेंदु जी का कौन-सा नाटक अधूरा रह गया था? तो ये सती प्रताप था, जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक कौन-सा माना जाता है? तो ये भारत दुर्दशा माना जाता है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। काशीनाथ खत्री का नाटक है बाल विधवा संताप। ये कहाँ खेला गया था? तो ये भारतेंदु जी के घर पर खेला गया था, ठीक है? विधवा संताप याद रखना, बाल विधवा संताप। भारतेंदु जी के किस नाटक में राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग्य किया गया है? तो ये अंधेर नगरी 1881 ईस्वी में आया था। अगला है यहाँ पर भारतेंदु जी ने किस नाटक में एक पागल की भूमिका निभाई थी? 1 सेकंड के लिए आवाज़ नहीं आई होगी आपको, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं, भारतेंदु जी ने किस नाटक में एक पागल की भूमिका निभाई थी? तो ये नील देवी नाटक है इनका, ठीक है? हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन-सा माना जाता है? तो ये रणधीर प्रेम मोहिनी। गिरीश रस्तोगी ने अ, नील देवी को प्रथम दुखांत नाटक माना है, ठीक है? याद रखना। चिंदियों की एक झालर, शताब्दी, हम लोग, ये नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये अमृत राय के नाटक हैं, ठीक है? अमृत राय ने लिखे हैं। आगे है, अमृत राय कौन थे? अमृत राय कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र थे, ठीक है? आगे है, द्रौपदी सेतुबंद, एक दुनी एक, शकुंतला की अंगूठी, नायक खलनायक विदूषक, छोटे सैयद बड़े सैयद आदि नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये सुरेंद्र वर्मा जी के नाटक हैं सारे। सूरदास के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो ये खंजर नयन है, जो कि अमृतलाल नागर ने लिखा है। सूखता हुआ तालाब, पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, अपने लोग, बिना दरवाजे का मकान, थकी हुई सुबह, रात का सफर आदि उपन्यास सभी किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो रामदास मिश्र जी ने लिखे हैं। राही मासूम रजा के किस उपन्यास में हिंदू मुस्लिम संबंधों की समस्या का चित्रण किया गया है? फिर टोपी शुक्ला में किया गया, 1969 में आया था। इनके अन्य उपन्यास मिलते हैं, आधा गांव, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज, ओस की बूंद, सीन 75 और कटरा बी आरजू। आगे है भटकती राख, खून का रिश्ता, पहला पार्ट, चीप की दावत, सिर का सदका आदि कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखी गई हैं। यहाँ पर आपके पास नंबर है, अगर आपको नोट्स लेने हैं हिंदी साहित्य के तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इनकी पूरी 5000 प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए, तो आप ले सकते हैं कहाँ से? एप्लीकेशन से, ठीक है? 99 रुपए में। और ये एप्लीकेशन यहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, अगर आप व्हाट्सएप पे या फिर ई बुक के रूप में पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो पूरा हिंदी साहित्य और रिव्यू देखने के लिए आपको यूट्यूब की कुछ क्लासेस देख लेनी चाहिए, ठीक है? ओके, धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो भाई लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हाइप, कमेंट सब कुछ ज़रूर कर लेना, है ना? सिर्फ़ 1 सेकंड का टाइम आपको लगेगा और जबकि हम 4-5 घंटे आपको देते हैं, तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्य